रात के 2 बज रहे थे। हैदराबाद के एक सुनसान इलाके में एक एटीएम मशीन के बाहर एक वैन रुकती है। 3 आदमी बाहर निकलते हैं। कोई हथियार नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई चीख नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक गैस सिलेंडर। अगले 12 मिनट में वो एटीएम मशीन के अंदर से लाखों रुपए निकाल कर चले जाते हैं। कैमरे में सिर्फ परछाई दिखती है और सुबह होते होते वो तीनों किसी और शहर में होते हैं। ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 65 बार हुआ, 5 राज्यों में, सिर्फ 8 महीनों में। और पुलिस को इनका कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई नाम नहीं, जब तक एक उंगली के निशान ने सब कुछ बदल नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है हैदराबाद के उस एटीएम गैंग की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी इंसान को नहीं लूटा, लेकिन सिस्टम को इस तरह लूटा कि बैंक वाले भी हैरान रह गए। पहले यह समझते हैं कि यह गैंग काम कैसे करता था, क्योंकि यह सिर्फ एक डकैती की कहानी नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग की कहानी है। आपने एटीएम लूटने की कहानियां सुनी हो। जेसीबी मशीन से एटीएम उखाड़ लो, ट्रक से तोड़ दो या किसी कर्मचारी को धमकी दो, लेकिन यह गैंग इनमें से कुछ भी नहीं करता था। इनका तरीका था गैस कटिंग, एक इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर, एक कटिंग टॉर्च और बहुत सारा धैर्य। यह लोग रात के सबसे सुनसान घंटे का इंतजार करते थे, आमतौर पर रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच, जब सड़कें खाली होती थीं, जब पुलिस की गश्त कम होती थी और जब सीसीटीवी कैमरे, जो अक्सर पुराने और ख़राब क्वालिटी के होते थे, सिर्फ धुंधली तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहे होते थे। ये गैंग एटीएम की लोकेशन पहले से रेकी करता था। कौन सा एटीएम किसी बड़ी सड़क पर है वो नहीं चुनते थे। जो एटीएम किसी अंधेरी गली में, जिसके आसपास कोई दुकान न हो, जिसका सीसीटीवी एंगल कमजोर हो, वही एटीएम इनका टारगेट होता था। अब असली सवाल, क्या गैस कटिंग से एटीएम खुलती है? दोस्तों, एटीएम मशीनें देखने में बहुत मजबूत लगती हैं, लेकिन इनकी दीवारें आमतौर पर 3 से 5 मिलीमीटर मोटी स्टील की होती हैं। एक इंडस्ट्रियल गैस कटर जो ऑक्सीएसिटिलीन गैस से चलता है, इस स्टील को काट सकता है। तापमान पहुंचता है 3500 डिग्री सेल्सियस तक। लोहा पिघलने लगता है और 10 से 15 मिनट के अंदर एटीएम का वो हिस्सा जहां नोट भरे होते हैं वो खुल जाता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, इतनी तेज गर्मी से नोट जल भी सकते हैं। तो इस गैंग ने एक और तरकीब सोची। वो एटीएम के बाहरी हिस्से को नहीं काटते थे, वो एटीएम की पिछली दीवार को काटते थे, क्योंकि पिछली दीवार के पास कैश कैसेट होती है जो थोड़ी दूर होती है कटिंग पॉइंट से। इससे नोट बचे रहते थे और ये लोग कैश कैसेट को पूरा निकाल लेते थे। एक एटीएम में 40 से 60 लाख रुपए तक भरे होते हैं। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि यह गैंग सिर्फ तकनीक की वजह से इतना खतरनाक नहीं था। ये गैंग खतरनाक था अपनी प्लानिंग की वजह से। हर वारदात से पहले यह लोग उस शहर में 1 हफ्ते पहले पहुंचते थे। किराए का कमरा लेते थे, कभी कभी होटल में रुकते थे, अलग अलग नामों से, फर्जी आईडी से, ऑटो से, बस से, कभी कभी ट्रेन से, कभी एक साथ नहीं। हर सदस्य अलग अलग शहर से आता था, अलग अलग रूट से। इसलिए अगर किसी एक को पकड़ लो, बाकी के बारे में कोई सुराग नहीं। वारदात के बाद यह लोग उसी रात शहर छोड़ देते थे। कभी भी एक ही शहर में 2 बार वारदात नहीं करते थे। आज हैदराबाद, कल नागपुर, परसों पुणे, फिर रायपुर। पुलिस के पास एक स्टेट की जानकारी होती थी, लेकिन यह गैंग 5 राज्यों में फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा। हर राज्य की पुलिस अपने अपने केस पर काम कर रही थी। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई शेयरिंग नहीं, और यही इस गैंग की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन एक सवाल उठता है, ये लोग थे कौन? कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं, कोई पुराना बदमाश नहीं। इस गैंग का मुखिया था रमेश। तेलंगाना के एक छोटे से गांव से पहले वेल्डिंग का काम करता था। हाँ, वेल्डिंग, यही उसकी ट्रेनिंग थी, यही उसका हुनर था। उसने गैस कटिंग वेल्डिंग के काम में सीखी थी और उसी हुनर को उसने एक अलग दिशा में मोड़ दिया। रमेश ने अपने साथ जोड़े कुछ और लोग। कोई पहले मजदूरी करता था, कोई छोटी मोटी चोरी, कोई बेरोजगार। ये कोई हाई प्रोफाइल गैंग नहीं था, ये थे आम लोग जिन्होंने एक असाधारण तरीका ढूंढ लिया था। पहली वारदात हुई थी हैदराबाद के बाहरी इलाके में। एक सुनसान इलाके का एटीएम रात के करीब 2 बजे
पूरा काम 15 मिनट में खत्म। उस एटीएम से निकले करीब 38 लाख रुपए। कोई गवाह नहीं, कोई शोर नहीं, सीसीटीवी में सिर्फ धुंधली परछाई। पुलिस को सुबह पता चला, एफआईआर दर्ज हुई, जांच शुरू हुई। Finally, a लेकिन lead. कुछ It's मिला connected to नहीं। दूसरी वारदात हुई 2 हफ्ते बाद, फिर तीसरी, फिर चौथी। 1 महीने में 8 एटीएम, 2 महीने में 17 एटीएम। अब बैंकों में हड़कंप मचने लगा। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, हर बैंक का एटीएम टारगेट बन रहा था। बैंकों ने अपने एटीएम पर नए ताले लगाए, अलार्म सिस्टम अपग्रेड किए, कुछ एटीएम के बाहर गार्ड तैनात किए गए। लेकिन यह गैंग भी अपडेट हो रहा था। जिस एटीएम के बाहर गार्ड होता उसे स्किप करते, जिसमें अलार्म होता उसमें पहले अलार्म की वायर काटते और फिर काम शुरू करते। ये लोग सीख रहे थे। हर वारदात के साथ 3 महीने बीते। हैदराबाद पुलिस के पास एक बड़ी समस्या थी। ये वारदातें सिर्फ उनके शहर में नहीं हो रही थीं। रिपोर्ट्स आने लगी नागपुर से, रायपुर से, भुवनेश्वर से। हर जगह एक ही एमओ, मोडस ऑपरेंडी, गैस कटिंग, रात का सुनसान इलाका, पिछली दीवार। पुलिस को समझ आया ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और ये सिर्फ एक शहर का मामला नहीं है। तब पहली बार इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन शुरू हुई। 5 राज्यों की पुलिस एक साथ आई। सारे केस के डेटा को एक जगह रखा गया। 65 वारदातें, 8 महीने, 5 राज्य, अनुमानित लूट 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। लेकिन अभी भी कोई सुराग नहीं था। सीसीटीवी फुटेज थी, लेकिन चेहरे साफ नहीं थे। आरोपियों ने हर बार अलग गाड़ी इस्तेमाल की थी, कभी किराए की, कभी चुराई हुई, कभी किसी और के नाम पर। नंबर प्लेट हर बार बदली हुई। पुलिस के पास था बस एक धुंधली वीडियो और एक उम्मीद कि कहीं ना कहीं यह गैंग एक गलती जरूर करेगा। वो गलती नागपुर में एक एटीएम वारदात के बाद फोरेंसिक टीम ने एटीएम के पिछले हिस्से को बारीकी से जांचा और वहां मिला एक उंगली का निशान। सिर्फ एक, लेकिन साफ। अपराध विज्ञान में इसे कहते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट। यह वो निशान होता है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन जब फिंगरप्रिंट पाउडर डाला जाता है तो यह उभर आता है। उस उंगली के निशान को एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटाबेस से मिलाया गया और वहां एक मैच मिला। करण, तेलंगाना का रहने वाला, पहले एक छोटी चोरी में पकड़ा गया था। उसके फिंगरप्रिंट पहले से सिस्टम में थे। अब पुलिस के पास एक नाम था और एक नाम पूरी कहानी खोल देता है। करण की लोकेशन ट्रेस की गई, उसके फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली गईं और उन रिकॉर्ड्स में रमेश का नंबर था। रमेश का नंबर 3 और नंबरों से जुड़ा था। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। पुलिस ने एक साथ 3 राज्यों में रेड मारी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एक ही रात में। रमेश उस वक्त नागपुर के एक सस्ते होटल में था। जब पुलिस पहुंची वो सो रहा था। उसके कमरे से मिला एक गैस सिलेंडर, कटिंग टॉर्च और 8 लाख रुपए कैश। करण हैदराबाद में पकड़ा गया। बाकी सदस्य एक एक करके गिरफ्तार हुए, कुल 7 लोग। लेकिन जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो कुछ बातें सामने आईं जो हैरान करने वाली थीं। रमेश ने बताया, हमने कभी किसी आम आदमी को नहीं लूटा। हम रात को आते थे जब एटीएम में कोई नहीं होता था। हमने कभी किसी को धमकी नहीं दी, कभी हथियार नहीं उठाए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सफाई देना सही है? बिल्कुल नहीं। लूट होती है, चाहे इंसान से हो या मशीन से। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, इन्होंने यह सब क्यों किया? रमेश की कहानी सुनिए। वेल्डिंग का काम करता था, रोज की मजदूरी 400 से 500 रुपए। एक दिन उसने एक खबर पढ़ी, एक एटीएम लूट की। उसने सोचा, मैं तो रोज इससे बेहतर काम करता हूँ, गैस कटिंग मुझे आती है। और उस दिन से एक आइडिया उसके दिमाग में घर कर गया। यह जस्टिफाई करना सही नहीं है, लेकिन यह सोचना जरूरी है कि एक इंसान जो हुनरमंद है, जो काम जानता है, जब उसे सिस्टम में जगह नहीं मिलती तो वो उसी सिस्टम के खिलाफ अपना हुनर इस्तेमाल करता है। ये उसकी गलती है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि वो सिस्टम कैसा है जो एक स्किल्ड इंसान को इस रास्ते पर धकेल देता है। अब बात करते हैं उस एक फिंगरप्रिंट की, क्योंकि यह इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। 8 महीने, 65 एटीएम,
3 करोड़ से ज्यादा की लूट, और पुलिस के पास कुछ नहीं था। सोचिए, अगर वो एक निशान ना होता, अगर करण ने उस रात दस्ताने पहने होते, तो शायद यह गैंग आज भी काम कर रहा होता। फोरेंसिक साइंस, जिसे हम क्राइम शोज में ग्लैमराइज करते हैं, वो असल जिंदगी में ऐसे ही काम करती है। एक छोटा सा सुराग, एक उंगली का निशान, और पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। अब एक और दिलचस्प पहलू, इस गैंग ने कभी एक ही राज्य में 2 वारदातें क्यों नहीं की लगातार? क्योंकि रमेश जानता था एक ही जगह 2 बार पुलिस का ध्यान खींच लेगा, लेकिन 5 राज्यों में बांट दो तो हर राज्य की पुलिस समझेगी यह लोकल इंसिडेंट है। ये साइकोलॉजी ऑफ क्राइम है। बड़े अपराधी पुलिस की लिमिटेशंस को समझते हैं। ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्लो कम्युनिकेशन, और उन्हीं लिमिटेशंस के गैप्स में अपना काम करते हैं। इस केस ने एक बड़ी कमजोरी भी उजागर की। हमारे देश में इंटरस्टेट क्राइम कोऑर्डिनेशन अभी भी बहुत कमजोर है। 5 राज्यों में एक ही तरीके की 65 वारदातें हो रही थीं, लेकिन किसी ने कनेक्ट नहीं किया 3 महीने तक। क्यों? क्योंकि हर राज्य की पुलिस अपने दायरे में काम करती है। CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, जो एक नेशनल डेटाबेस है, वो अभी भी पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं है। अगर यह सिस्टम बेहतर होता तो शायद 10वीं वारदात के बाद ही यह गैंग पकड़ा जाता, 65वीं के बाद नहीं। गिरफ्तारी के बाद सभी 7 आरोपियों पर IPC की कई धाराएं लगाई गईं। डकॉयटी, थेफ्ट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, मिसचीफ बाय फायर। कोर्ट में केस चला। रमेश और बाकी सदस्यों को 7 से 10 साल की सजा सुनाई गई। वो 3 करोड़ रुपए जो लूटे गए थे, उनमें से ज्यादातर कभी रिकवर नहीं हुए। कहाँ गए वो पैसे? पुलिस का मानना है खर्च हो गए, छुपाए गए, कुछ बांटे गए, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आज भी अननोन है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। ये गैंग टेक्निकली बहुत स्मार्ट था। प्लानिंग में कोई कमी नहीं, एग्जीक्यूशन में कोई कमी नहीं। 8 महीने तक पूरे सिस्टम को चकमा दिया, लेकिन एक पल की लापरवाही, एक बार दस्ताने न पहनना और सब खत्म। एक उंगली का निशान। क्राइम की दुनिया में एक कहावत है, नो मैटर हाउ परफेक्ट द प्लान, द क्रिमिनल ऑलवेज लीव्स समथिंग बिहाइंड। चाहे जितना भी परफेक्ट प्लान बनाओ, इंसान गलती करता है, और फोरेंसिक साइंस उसी गलती को ढूंढती है। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, हुनर का इस्तेमाल सही दिशा में करो। रमेश के पास स्किल थी, रियल स्किल। अगर वो किसी फैब्रिकेशन कंपनी में काम करता या अपना खुद का वेल्डिंग का काम शुरू करता, तो आज शायद वो एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन होता। लेकिन उसने रॉन्ग पाथ चुना, और उस पाथ का अंत हमेशा एक ही जगह होता है। दूसरी बात, क्राइम कभी परमानेंट नहीं होता। 8 महीने, 65 ATM, 3 करोड़ और फिर एक उंगली का निशान, बस पूरा एम्पायर एक रात में। तीसरी बात, हमारा क्राइम डिटेक्शन सिस्टम अभी भी बहुत कमजोर है। 65 वारदातें होने तक कोई पैटर्न नहीं पकड़ा गया। ये हमारे सिस्टम की फेलियर है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे गैंग्स पहले ही पकड़े जाएं, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और आखिरी बात, जब आप अगली बार किसी ATM से पैसे निकालें, तो एक पल के लिए सोचिए, वो मशीन जो आपको 10 सेकंड में कैश देती है, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। बैंक्स, गार्ड्स, कैमरास, फोरेंसिक टीम्स, और कभी-कभी उस सिस्टम को चुनौती देने वाले लोग भी। लेकिन सिस्टम आखिरकार जीतता है, हमेशा, एक उंगली के निशान की वजह से। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो एक और कमाल की क्राइम स्टोरी है जो मैंने इस चैनल पर कवर की है, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।